वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन एडू पर स्वागत है। आज की क्लास एनसीईआरटी के लेक्चर 2 पर है, जिसका टॉपिक है आवर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसमें हम अर्थ कवर नहीं करेंगे क्योंकि क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाएंगी, तो छोटा छोटा हम लोग समझते रहेंगे। तो अर्थ इसलिए भी नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि अर्थ कैसे बना है, इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने सोलर सिस्टम और अपने यूनिवर्स को समझना जरूरी है। तो इसलिए आज का टॉपिक है लेक्चर 2 आवर यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। और इस क्लासेस की सारी अपडेट्स जो है आपको स्टडी ऑन एडू हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और हमारे जो चैनल का बनाने का मोटो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वांटिटी एजुकेशन ना मिले। तो मोटो ये हमारा है। और इस सीरीज में आपको एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड के पैरेलल दोनों के जो अच्छी बातें हैं वो कवर की जाएंगी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि सोलर सिस्टम में हमारे इस चच्चा का क्या काम, यानी इस डायनासोर का। तो ये भी हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज कैसे? क्योंकि जब जुरासिक काल था उसके पहले जो है कार्बोनिफेरस काल था। तो ये जब जुरासिक काल तक माना जाता है कि ये डायनासोर जो है जिंदा थे, उसके बाद जो है पूरे के पूरे विलुप्त हो गए। तो जब भी ज्वालामुखी का काल हुआ, जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, एकाएक सीरीज ऑफ ज्वालामुखी फटे और पूरे का पूरा जो है उसमें ये जो है अपना विलुप्त हो गए। कुछ कहते हैं इन लोगों का परिवर्तन हो गया, कुछ कहते हैं विलुप्त हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है, हिमयुग एक नहीं है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हिमयुग कितने हैं, तो हिमयुग एक नहीं, हिमयुग कई बार आ चुके हैं। अब जब आप जियोग्राफिकल आपको चार्ट मिलेगा या फिर आप जियोग्राफिकल साइट पढ़ेंगे तो उसमें जो है कई काल में हिमयुग आ चुके हैं। एक सबसे लेटेस्ट जो हिमयुग आया था, ये सबसे जब डायनासोर जब इंस्टिक्ट हुए थे यहाँ पर, मतलब विलुप्त हुए थे, तब आया था जब ज्वालामुखी का एक लंबा श्रृंखला जो है उद्गार हुआ है, तब जो है एक हिमयुग आया था उसके बाद। तो चलिए फिलहाल बहरहाल हम अपने यूनिवर्स को देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आप या तो यहाँ शहर में तो कभी आपने तारों को चमकते हुए देखा नहीं होगा। जो लोग गांव में रहते हैं वो कभी कभी जब गर्मियों के सीजन में जब लाइट कट जाती होगी या फिर वैसे ही मच्छरदानी लगाकर, या फिर गांव में तो यही बोलते हैं लगाकर, जब कभी बाहर जो है खाट पर बाहर लेटते होंगे तो उनको जो है पूरे तारों से जगमगाता हुआ आसमान दिखाई देता होगा। तो वो चमकता हुआ जो तारा है वो हमारे यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का पार्ट है। और ये ब्रह्मांड पूरा का पूरा एंडलेस है, पूरा एंडलेस स्पेस है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और इस ब्रह्मांड में गैलेक्सी हैं, कई सारी गैलेक्सी हैं, कई सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, और कई सारे अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, मैटर है, जिसको हम लोग अभी तक जान ही नहीं पाए हैं। इसी को जानने के लिए कई कई थ्योरी दी गई, और जो मॉडर्न थ्योरी है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये यूनिवर्स है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। एक ये भी यूनिवर्स है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। तो थ्योरीज की बात कर लें अर्थ ओरिजिन की, कि हमारा अर्थ जो है कैसे बना। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई वो एक आई न्यूबलर हाइपोथेसिस। तो एक जर्मन प्रोफेसर थे इमैनुअल कांट थे, जो मैथमेटिक्स थे। वो उन्होंने सबसे पहले दिया था, आर्गुमेंट किया था अर्थ की ओरिजिन के बारे में।
फिर एक मैथमेटिशियन हुए लाप्लास, फिर उन्होंने इसको रिवाइज किया 1700 लगभग 96 में उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे न्यूबलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस मतलब एक कल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने माना कि जो प्लैनेट होते हैं वो कई सारे पदार्थों, क्लाउड डस्ट हो गया, कई सारे पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उनका मानना था कि जब सूर्य यूथफुल स्टेज में था, युवा अवस्था में था, तो वो धीरे धीरे वो रोटेट कर रहा था। इसके बाद में लिट्टन महोदय आया, उन्होंने एसिलेशन जो अपनी थ्योरी दी अर्थ के फॉर्मेशन में, और उनके अनुसार माना जाए तो अर्थ लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो सोलर सिस्टम का पार्ट था। जो क्लाउड था वो पूरा का पूरा जो है धूल से, गैस से भरा हुआ था। जैसे एक सोलर न्यूबुला होती है। न्यूबुला क्या होता है? न्यूबुला बादल को कैसे बादल कहते हैं जिसमें धूल होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, गैस होते हैं, हीलियम होते हैं और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा होती है, उसे न्यूबुला कहते हैं। तो धीरे धीरे जो वो बादल था जो इन सब चीज़ों से भरा हुआ था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्पिन करना चालू हुआ और ग्रेविटी के कारण जो है वो कोलैप्स्ड हो गया और जो मटेरियल थे वो जाकर सूर्य की जो है उस युवा अवस्था के सूर्य के सेंटर में जाकर जमा हो गए, तो जो कोर कहते हैं जिसे। इस तरह जो है सन का जो है कोर वहां पे बना और इस समय के साथ जो है सूर्य का आउटर लेयर बना। इसी के साथ फिर उन्होंने बात की कि सोलर विंड निकलने लगी। वो जो वहाँ पे लाइट एलिमेंट थे वो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हुआ, वो और क्लोजर रीजन में आए। तो जो हैवी रॉक्स हुए हैं उन्होंने एक प्लैनेट क्रिएट किया जिसे अर्थ कहते हैं। ये है न्यूबुला जो काफ़ी सारे धूल से, डस्ट से, गैस से भरा हुआ है। बात करते हैं वाइजर 2। क्या आपको पता है वाइजर 2 क्या है? वाइजर 2 नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जो स्पेस और तारों के बीच जो भी गतिविधि हो रही है उसका अध्ययन करता है। और वाइजर 2 जो है ये दूसरा मेड ऑब्जेक्ट है जो बाह्य स्पेस की अध्ययन के लिए जो है दिसंबर 2018 में आकाश में जो है छोड़ा गया। इसके पहले जो है वाइजर फर्स्ट मिशन था जो डिज़ाइन किया गया था, जो रेयर प्लैनेटरी हैं और उनकी स्टडी करना जो आउटर सोलर सिस्टम में स्थित हैं। लेकिन यह वाइजर फर्स्ट जो है अभी तो ख़त्म हो गया। वाइजर 2 जो है शुरुआत की, जिसका मेन टारगेट है जुपिटर और स्ट्रॉन, और उसके बाद बात करेंगे यूरेनस की, नेपच्यून की, इन सब का अध्ययन करना। तो ये आउटर, इनको बात करते हैं बाह्य अंतरिक्ष में स्थित जो है प्लैनेट। ये इनर है, ये आउटर है। इसके बाद बात करते हैं कि मॉडर्न थ्योरी क्या है यूनिवर्स के उत्पन्न होने के लिए। तो मॉडर्न आर्गुमेंट में बात करेंगे द बिग बैंग थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जिसे 1927 में एबे जॉर्ज लेमेट्रे ने दिया था, जो बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने पहली बार प्रपोज किया था कि यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है। इसके बाद एडविन हबल ने इसे प्रूव किया एविडेंस देकर कि यूनिवर्स वाकई में एक्सपैंड कर रहा है, जिसे उन्होंने बाद में वही द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को ही द बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया। यानी बिग बैंग थ्योरी जो है एडविन हबल द्वारा दी गई। उनके द्वारा उनका मानना है कि यूनिवर्स का जो उद्भव हुआ था वो लगभग 13.75 बिलियन ईयर्स को स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने बताया कि
यहाँ से स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे समय के साथ जो है गैलेक्सी का फैलाव होता गया। तो ग्रहों का निर्माण, गैलेक्सी का फैलाव, बहुत सारी गैलेक्सी बनती गई, एक्सपैंड होता गया, एक्सपैंड होता गया, प्रेजेंट में आकर जो है मॉडर्न गैलेक्सी इस तरह कुछ दिख रही है। तो ये अभी आप जान लीजिए इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है। और जो मेन, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं कि मेन जो अभी है वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, जो इवोल्यूशन के बारे में जानने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी एक सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार शामिल होते हैं और जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थित गैस हैं, डस्ट हैं, डार्क मैटर वो शामिल होते हैं। और मिल्की वे की बात करें तो गैलेक्सी का ही पार्ट होता है, जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। केवल जो है 4% की जानकारी हमारे पूरे यूनिवर्स के बारे में हम लोगों का है, जो आज तक एस्ट्रोनॉमर्स पता लगा पाए हैं। और 96% जो है अभी हम लोग अपने यूनिवर्स के बारे में नहीं जान पाए हैं और उसे समझ भी नहीं पाए हैं। अभी हम लोगों ने नए मेजरमेंट की बात की यूनिवर्स के, उस टेक्निक को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो जिस काम करता है वो यूनिवर्स के एज को कंफर्म करता है और डार्क एनर्जी के जो स्ट्रेंथ है उसको कंफर्म करता है। डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है एसिलेट करने के लिए एक्सपेंशन यूनिवर्स को। अभी हमने लोगों ने पीछे देखा कैसे डार्क एनर्जीज आगे बढ़ते हुए यूनिवर्स का एक्सपेंड हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में बात करें तो ये नासा के द्वारा जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मशीन के द्वारा उपयोग करते हुए शोधकर्ता ने यह जांचने की योजना बना रहे हैं कि नए सितारे कैसे पैदा होते हैं या धीरे धीरे नई नई गैलेक्सी कैसे पैदा होती है। तो उस जो नया तरीका है उसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग के नाम से जाना जाता है, जो एक प्राकृतिक घटना की जानने की मदद करता है। यह घटना तब घटित होती है जब भारी मात्रा में जो मटेरियल होते हैं वो एक विशाल आकाशगंगा या समूह के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क क्षेत्र में आ जाते हैं, जो अपने पीछे जो वस्तु हैं, जो अपने पीछे की वस्तु है उस पर प्रकाश बढ़ता और विकृत महसूस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग अंतरिक्ष में किसी बड़े वस्तु के उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें वस्तु अपने पास से गुजरती प्रकाश के किरणों को मोड़कर एक लेंस जैसा काम करती है। और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग तकनीक जो है सापेक्षता के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके कारण जो है हम जान पाते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आसपास या स्पेस टाइम को मोड़कर बड़ी वस्तुओं में झुकाव अधिक होता है। और नासा का जो यह मिशन है वो इसमें यूरोपियन एजेंसी, कनाडाई स्पेस एजेंसी शामिल है। तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की एक फिगर है। ये हमारी पृथ्वी है, ये गैलेक्सी है और यहाँ पर जो है इमेज बन रहा है। साइंटिस्ट जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग जो है, अभी हम लोगों ने बात की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, जो लाइट जो ट्रेवल होता है उसको उसकी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहते हैं। और जो एक्टिव गैलेक्सी है वो पृथ्वी है, उसके डिटेल्स जो है जानकारी के लिए जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में 2011 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था शॉल को, ब्रेन को, एडम को। इन 3 लोगों को जो है 2011 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिन्होंने यूनिवर्स को डिस्कवर करने के लिए एक्सपैंडिंग एंड पिकिंग अप स्पीड थ्योरी दी थी, जिसके द्वारा यूनिवर्स को डिस्कवर किया जा सकता था। उसके अलावा और नोबेल प्राइज़ की बात करें तो फिजिक्स में 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया जॉन को, तीसरा एलन एस्पेक्ट को और तीसरा दिया गया एंटोन को। और उन्होंने जो है क्वांटम मैकेनिज्म में अपना काम किया था,
जिसके द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा उन्हें जो है 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके अलावा 2021 के फिजिक्स नोबेल प्राइज़ की बात करें तो उनमें शामिल थे शू, मैनबे, कलशु। ये जॉइंटली इनको जो है 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स का। और इन्होंने जो काम किया था, क्लाइमेट मॉडल दिया था, जिसके लिए उनको जो है 2021 का जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा 2022 के साइकोलॉजी के या मेडिसिन की बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो शेवंटे पेबो को जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। उन्होंने काम किया था फील्ड जीनोम्स के जो एक्सटेंस होमिनीज और ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने जो है काम किया था। इसके बाद बात करेंगे सितारों की और तारामंडल या नक्षत्र की। सबसे पहले सितारों की बात कर लेते हैं। तो जो तारे होते हैं वो एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है। और अगर तारों की बात करें कि सूर्य जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का वो सूर्य है। और यही बात करें हमने सीरियस या साइरस की बात करें, जो ब्राइटर स्टार है पूरे हमारे जो नोन यूनिवर्स है उसका सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है सीरस है या साइरस है, जो सन से भी ज़्यादा ब्राइट है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो वो क्लोजेस्ट स्टार है सन का। और स्टार कैसे बनता है, तो स्टार जो है उसमें डस्ट है, गैस क्लम्प्स मतलब झुंड है, वो एक साथ आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक साथ आते हैं, तो इससे जो है धीरे धीरे वो स्टार बनते हैं। ये है क्लम्प्स, झुंड। तो इन झुंड को धीरे धीरे जब एक साथ आ जाते हैं तो वो स्टार बनते हैं। स्टार समय के साथ जो है अपना फॉर्म चेंज करते रहते हैं पूरे लाइफ टाइम। कुछ समय बाद जैसे वो रेड जायंट में बदल जाएंगे, फिर वाइट हो जाएंगे, धीरे धीरे डॉर्फ में प्लैनेट बदल जाएंगे, धीरे धीरे न्यूट्रॉन बदल जाएंगे, ब्लैक होल में वो धीरे धीरे समा जाएंगे। तो वो हुआ नए यूनिवर्स या नया गैलेक्सी एक्सपेंड हो रहा है। समय के साथ साथ स्टार अपनी संरचना चेंज कर रहे हैं, अपना प्रभाव चेंज करते करते धीरे धीरे वो मर रहे हैं। तो हमेशा जो है स्टार, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कोई भी हो, एक स्टार है वो कभी ना कभी लाइफ में मरेगा या खत्म होगा। तो खत्म होने का प्रोसेस यही होता है, धीरे धीरे उसकी प्राकृतिक संरचना में बदलाव होता है। और ग्रुप्स ऑफ स्टार को ही जो है एक पर्टिकुलर शेप होता है स्काई में, उसे ही नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। 1929 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे अडॉप्ट किया, जिसे नक्षत्र बाउंड्री कहते हैं। ये नक्षत्र बाउंड्री है। अब इसमें अब आपकी राशिफल क्या है, अब अपना आप देख लीजिएगा। नक्षत्र हम लोगों को पढ़ना है, ना ही नक्षत्र हम लोगों को काम आता है। ये कभी कभी हम लोग उत्तर दिशा में ध्रुव तारा देखते थे बचपन में, तो यही नक्षत्र है। अब बात करते हैं द सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम देख लेते हैं एक क्रम। सूर्य के सबसे नज़दीक मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर, स्ट्रॉन, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्यूपर बेल्ट। अब इसकी डिटेल हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम जो होता है एक तारों का समूह जो होता है, तो कंसिस्ट ऑफ ए सोलर सिस्टम एट द सेंटर। तारों का समूह होता है, और जिसमें अभी अपने तारों समूह की बात करें तो उसमें 8 प्लैनेट शामिल हैं, जिसमें मून्स, एस्टेरॉयड बेल्ट्स है, कॉमेट है, मेटेराइट्स है, जो रिवॉल्व कर रहे हैं, चारों तरफ मतलब घूम रहे हैं।
तो 8 प्लैनेट्स की बात करें, 8 प्लैनेट्स हम लोग देख ही चुके हैं, जिन्हों अगर नाम से मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्ट्रॉन, यूरेनस, नेपच्यून, जो एक सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनका एक फिक्स्ड दीर्घवृत्ताकार पाथ होता है और उसी दीर्घवृत्ताकार पाथ को ऑर्बिट्स कहते हैं। और अगर स्टार की बात करें तो स्टार का अपना प्लैनेट्स होता है, जो बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे में स्थित हैं इसके अलावा। और अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो लगभग 230 मिलियंस ईयर में एक ऑर्बिट जो है दीर्घवृत्ताकार जो अराउंड होता है गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड जो है अपना कंप्लीट करता है। इसके अलावा बात करें 163 अभी हम लोग नेचुरल सैटेलाइट के बारे में अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों को जानकारी मिलना बाकी है। 8 प्लैनेट्स के बारे में मरकरी और वीनस की बात करें तो ओनली 1 प्लैनेट हैं जिनके पास कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है। वाइल अगर वहीं जुपिटर और स्ट्रॉन की बात करें यानी बृहस्पति और शनि ग्रह की बात करें, उनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट यानी उपग्रह हैं, जो अपने सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाले स्टार हैं। और सोलर सिस्टम की बात करें तो माना जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर ईगो इनका निर्माण हुआ। और अपने सोलर सिस्टम में क्यूपर बेल्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। ये क्यूपर बेल्ट जो पूरे का पूरा जो क्यूपर बेल्ट है, छोटे छोटे आप जो ये टुकड़े देख रहे हैं पूरे का पूरा आइस बॉडीज़ है, और ये ड्वार्फ प्लैनेट से भी छोटा छोटे छोटे टुकड़े हैं। और क्यूपर बेल्ट को ओरेट क्लाउड्स भी कहते हैं। और ये पूरा जो है पूरा जायंट जो है स्फेरिकल सेल है, जो हमारे पूरे के पूरे जो है सोलर सिस्टम के सराउंड जो है स्थित है। अब 3D तो है नहीं दिखा देते उसमें। इसके अलावा अपने सोलर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं द सन के बारे में, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। एक प्रकार से देखा सन के सबसे इनर जो कोर होता है उसे इनर स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें कोर होता है, रेडियो एक्टिव जोन होता है, कन्वेक्शन जोन होता है। इसके बाद उसके ऊपर बात करें तो सब सरफेस फ्लो होता है, फिर होता है फोटोस्फीयर, सन स्पॉट होता है, और सबसे बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। और कुछ ये सेम इसी प्रकार को हमने पृथ्वी को समझ सकते हैं। सबसे इनर की बात करें तो सॉलिड मटेरियल की बात करते हैं। इसके बाद आउटर लिक्विड हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर एस्थनोस्फीयर आ जाएगा, फिर रिजिड मटेरियल आ जाएगा। इसके बाद फिर क्रस्ट आ जाएगा, क्रस्ट में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट आ जाएगा। इसके बाद हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर। तो पहले सब सन की बात कर लेते हैं। तो सन की बात करते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है सन। यह एक येलो डॉर्फ स्टार है जो पूरे का पूरा एक गर्म गोला है। इसके अलावा ये सोलर सिस्टम में एक दूसरे के साथ ग्रेविटी होने के कारण कनेक्टेड है। सॉरी। और इसके अलावा बात करें तो सन के इलेक्ट्रिक जो करंट होते हैं जो सन जनरेट करता है, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो सोलर विंड के द्वारा बाहर आते हैं। और उन्हीं सोलर विंड के द्वारा, उसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल में ये सोलर विंड आते हैं। और ये उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जब यहाँ पर आके मिलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड, तो आयनाइज मटेरियल के कारण जो है यहाँ पर अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस जो है एक अद्भुत प्राकृतिक घटना देखने को मिलती है। ये अरोरा बोरियालिस है। अरोरा बोरियालिस को हम लोग आर्कटिक रीजन में या फिर अलास्का में देख सकते हैं। इसके अलावा अरोरा ऑस्ट्रियालिस ये हम लोग साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका में देख सकते हैं, या उसके ऊपर जो साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है वहाँ देख सकते हैं।
स्ट्रक्चर की बात करें तो सन का जो मास, मतलब सन जो बना है वो 70 लगभग परसेंट जो है हाइड्रोजन, 27% हीलियम, 2% अदर गैसेस में के मिलकर बना है। और इसके अलावा जो सन है अपनी तरफ बहुत सारी गैसों को जो है अपनी तरफ आकर्षित किए हुए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जिसके कारण जो है एक अलग ही दबाव और टेम्परेचर उससे कोर पे महसूस होता है। इसके अलावा सन के 3 मेन लेयर हैं। तो सबसे पहला कोर रीजन है जो रेडियो एक्टिव रीजन है, उसके बाद कन्वेक्टिव रीजन है। तो कोर रीजन की बात करें वो सेंटर में स्थित है, जो हॉटेस्ट रीजन है, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और जिसके कारण जो है रिएक्शन होता है और सन को एनर्जी मिलती है। इसके बाद ये है कोर रीजन, रेडियो एक्टिव रीजन। इसके बाद बात करें रेडियो एक्टिव या रेडिएशन रीजन जोन की। जैसा नाम से पता लग रहा होगा कि ये एक एनर्जी को आगे बढ़ाने का रास्ता देता है और ये फोटॉन्स को थर्मल रेडिएशन में जो है कन्वर्ट करके आगे भेजता है। इसके बाद बात करेंगे कन्वेक्टिव जोन की या कन्वेक्शन जोन की। जिसे डोमिनेंट मोड ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। और इसकी बाउंड्री की बात करें तो ये सन के इंटीरियर और सोलर के एटमॉस्फेयर के बीच स्थित होता है, जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं, और जिसे हम सरफेस पर देख सकते हैं सन के। और आपको क्या पता है कि सन का जो एटमॉस्फेयर है उसका जो लोअर रीजन है, जिसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, यानी ये रीजन, उसे हम देख सकते हैं। और कब देख सकते हैं? जब सूर्य ग्रहण लगा हो। इसके अलावा अपर मोस्ट पोर्शन को कहते हैं जो सन का एटमॉस्फेयर है उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना वो नहीं जो चल रहा है, कोरोना सूर्य का अपर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहरी पार्ट है। और आपको आश्चर्य होगा ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है, फोटोस्फीयर से भी ज़्यादा हॉट होता है। बाह्य है लेकिन फोटोस्फीयर से भी ज़्यादा हॉट है। तो अपर कोरोना को जो है धीरे धीरे सोलर विंड में परिवर्तित हो जाता है और प्लाज्मा के रूप में बाहर निकलता है। बाहर की तरफ जो है सोलर सिस्टम में बाहरी स्पेस में उसका सोलर विंड का प्रवाह होता है। ये कोरोना और ये जो देख रहे हैं ना, ये सोलर विंड है, ये क्रोमोस्फीयर। इसके अलावा सन की बात करें तो 6 रीजन है। अभी हम लोग इधर देख चुके हैं। कोर हो गया, रेडियो एक्टिव जोन हो गया, कन्वेक्टिव जोन हो गया, इंटीरियर पार्ट हो गया, फोटोस्फेरिक जोन हो गया, क्रोमोस्फेयर जोन हो गया। कोरोना की बात करें तो सन का जो सरफेस है, कोरोना मतलब आउटर जो पार्ट है, वो उसका टेम्परेचर की बात करें लगभग 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और कोर की बात करें, कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सफिशियंट होता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए। और ये जो प्रोसेस होता है वो लार्ज ऑफ एटम को कंबाइन करके रिलीज़ करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ करता है। स्पेसिफिक कोर की बात करें उसमें हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज़ होता है तो उससे हीलियम बनता है। इसके अलावा आपको क्या पता है कि वीनस जो है वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो मर्क्यूरी से ज़्यादा हॉट है। मर्क्यूरी जो है सन के ज़्यादा करीब है, अभी आपको दिखाते हैं। मर्क्यूरी सन के ज़्यादा करीब है लेकिन उससे ज़्यादा हॉट जो है वीनस है। इसका कारण है पूरा वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, पूरा थिकर है। इसके अलावा बात करेंगे सन के ऑर्बिट और रोटेशन के बारे में। सन जो है 230 मिलियन ईयर्स लेता है एक ऑर्बिट का, एक मिल्की वे के पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाने में। सन जो स्पिन करता है वो लगभग सन का झुकाव 7.25 डिग्री अपने एक्सिस पर टिल्ट है, और ये भी किसके ऑर्बिट के प्लैनेट के सापेक्ष। सन सॉलिड बॉडी नहीं है,
इसी कारण जो है सन के अलग अलग जो पार्टिकल हैं, अलग अलग जो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो, साउथ हेमिस्फीयर, मिडिल हो, उसमें जब रोटेशन होता है तो अलग अलग जो है उसमें वेरी करता है। जैसे इक्वेटर की बात करें तो सन का स्पिन जो होता है एवरी 25 डे में कंप्लीट होता है, बट लेकिन पोल की बात करें तो एक्सिस पर लगभग 36 दिन उसको लग जाते हैं घूमने में। और मटेरियल जो होता है अपनी तरफ जो है सन खींचता है। इसके अलावा सन की बात करें तो 99.8% मास जो है एंटायर सोलर सिस्टम का सन के पास अकेले है। जैसे और जो स्टार हैं, सन भी जो है एक ना एक दिन जो है अपनी एनर्जी लॉस्ट कर देगा और वो भी मर जाएगा। लाइक जैसे मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ भी जो है साइंटिस्ट जो है प्रेडिक्ट किए हैं सन इज लिटिल लेस देन हाफ वे थ्रू लाइफ टाइम will last another 6.5 billion years ago before it shrinking down to be white dwarf। कहने का मतलब लगभग 6.5 बिलियन ईयर बिफोर धीरे धीरे ये सन जो है वाइट डॉर्फ में ये अपना स्वरूप बदलता चला जाएगा। इसके अलावा बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है वांडियर। और प्लैनेट्स इज ए सेलेस्टियल बॉडी इट विच डज नॉट हैव एनी लाइट एंड हीट। इसके अपोजिट सैटेलाइट। प्लैनेट्स की क्वालिटी की बात करें, ये जो है इट शुड बी ऑर्बिट अराउंड द सन और इट शुड नॉट बी सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट ड्यू टू इट्स ओन मास and self gravity should be spherical shape. Any other celestial body should not be cross its orbit। इसके अलावा जो है बात करते हैं प्लैनेट्स को जो है हम उसके डिस्टेंस के अनुसार जो है सन से उसकी विशेषता को देख सकते हैं। तो उसको इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में बात कर सकते हैं। तो इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं या रॉकी, और आउटर प्लैनेट को गैसियस प्लैनेट या जायंट प्लैनेट कहते हैं। तो रॉकी प्लैनेट में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये सब इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आएंगे। इसके अलावा बात करेंगे आउटर प्लैनेट में, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये सब आउटर प्लैनेट में आएंगे। इसके अलावा ईच प्लैनेट जो है स्पिन होता है अपने एक्सिस पर। उसी मूवमेंट या स्पिन को काल कहते हैं रोटेशन। रोटेशन मेक्स प्लैनेट्स डे। उसी रोटेशन के कारण जो है प्लैनेट्स पर डे होता है, मतलब दिन होता है। और प्लैनेट्स के जो घुमाव होता है वो सन के अराउंड होता है, और जो सन के अराउंड वो घूमता है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं, उसे प्लैनेट ईयर कहते हैं। यानी जो स्पिन होता है उसे प्लैनेट डे या रोटेशन को प्लैनेट डे कहते हैं, और जो रिवोल्यूशन होता है उसे प्लैनेट ईयर कहते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी का जो रोटेशन होता है एक दिन का, उसी कारण दिन रात होता है, और जो रिवोल्यूशन होता है उसी कारण जो है जो मौसम में परिवर्तन होता है या ठंडी गर्मी या साल होता है उसे ईयरली कहते हैं। और प्लैनेट इन सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है, और यह अपने एक्सिस पर 15.65 डिग्री जो है लगभग दिन लेता है, अर्थ डे लेता है, वाइल जबकि 88 अर्थ डे लेता है कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन में। इसके अलावा मर्क्यूरी की बात करें तो इस पर जो है सनलाइट पहुंचने में 3.2 मिनट लेता है। सेकेंड हॉटेस्ट प्लैनेट है जो है सूर्य के नज़दीक स्थित है। ये मर्क्यूरी की लोकेशन है। इसके बाद वीनस,
अर्थ, मार्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये हो जाएगा गैसियस प्लैनेट। इसके बाद वीनस की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट इन द सन, ऑफ द सन टू द सन, सॉरी। इसके बाद इसे जो है अर्थ की सिस्टर कहते हैं। इसका कारण जो है इसका सिमिलर साइज और मास है। इसके अलावा बात करें हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, अभी बात की हमने कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका एवरेज टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे सुबह का तारा भी कहते हैं और इवनिंग का तारा भी कहते हैं। पूर्व में सूर्य के उगने से पहले हम इसको देख सकते हैं और इसके अलावा पश्चिम में सूर्य के सनसेट होने से पहले हम इसको देख सकते हैं। और इसका जो घुमाव होता है ईस्ट टू वेस्ट होता है। और वीनस के बाद मदर फैक्ट की बात करें, ऐसे दो प्लैनेट हैं जिसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है, वीनस और यूरेनस, जो बैकवर्ड साइड रोटेशन करते हैं। और एक रोटेशन कंप्लीट करने में ये 243 पृथ्वी दिन का समय लेते हैं। और लॉन्गेस्ट डे होता है अपने सोलर सिस्टम में, सबसे लॉन्गेस्ट डे वीनस में होता है। 224.7 अर्थ डे का एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, जो सन के सापेक्ष होता है। इसकी अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और इस पर सन का प्रकाश पहुंचने में 6 मिनट लगता है। इसके अलावा बात करेंगे हमारे प्यारे पृथ्वी की, जिस पर हम रहते हैं, सांस लेते हैं, जीते हैं, लेकिन अभी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। फिलहाल बात करते हैं, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है आवर सोलर सिस्टम के, और यह वीनस और मार्स के बीच स्थित है। 23 घंटे 56 मिनट लेता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेता है अर्थ का पूरा रोटेशन कंप्लीट करने पर। 23.5 डिग्री अपना झुका हुआ है और पूरा 24 घंटे ना लेकर जो इसमें बाकी का समय बच रहा है वो जाके लास्ट में चौथे साल में लीप ईयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अर्थ की बात करें तो अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365.25 दिन लेता है पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और इसका जो टेम्परेचर है वेरी करता है। इसके अलावा बात करेंगे अर्थ की, तो अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है और यूनिक प्लैनेट होने का कारण जो है इसका मोशन, एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन की उपस्थित, पानी की उपस्थित, मॉडरेट टेम्परेचर होना, और ना तो ये सन के ज़्यादा करीब है ना तो ज़्यादा पास है। इसके अलावा बात करेंगे प्लैनेट के सपोर्ट लाइफ इस पर स्थित है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और इसका कारण जो है प्रेजेंस ऑफ वाटर है। इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे चंदा मामा या पृथ्वी कहते हैं। इसके अलावा सूर्य की बात करें तो सूर्य की रोशनी इस पे पहुंचने में 8.2 मिनट लगता है। अब बात करते हैं लाल ग्रह मार्स की, फोर्थ नियरेस्ट प्लैनेट इन द ऑफ द सन टू द सन, सॉरी, और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स सोलर सिस्टम। इसे रेड प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं। यह रेडिश कलर है। इसका कारण है इस पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। लैंड मास जो मार्स का है वो पृथ्वी के लगभग समान है और मार्स जो है 24 घंटा 37 मिनट एक रोटेशन कंप्लीट करने में लेता है और 687 दिन लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। सरफेस की बात करें, उसमें टेम्परेचर की बात करें तो 153 से 20 डिग्री सेल्सियस मार्स का टेम्परेचर होता है और यह पृथ्वी का अपवाद है। और मार्स के प्लैनेट में सीजन की बात करें तो यहाँ पर पोलर आइस कैप पाया जाता है, वेल्कानो मतलब ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कैनियन पाए जाते हैं, वेदर पाए जाते हैं। मार्स का 2 उपग्रह है, फोबेस डेमोस या डेमोस। ये है हमारे मार्स, फोबेस
डेमोस। इसके अलावा बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर है लार्जेस्ट प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम, फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये प्राइमरीली जो मेड है गैस से बना हुआ है, जिसके कारण से जायंट ग्लास प्लैनेट कहते हैं। और यह 9 घंटा 55 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है और 11.86 ईयर्स में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इसके अलावा बृहस्पति या जुपिटर की बात करें तो शॉर्टेस्ट डे होता है इस पर हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर जो है फेंट रिंग सिस्टम इसके पाया जाता है और मोस्टली जो है डस्ट पार्टिकल्स। इसके अलावा 67 कंफर्म सैटेलाइट है इसके पास, जिसमें जो बात करें हमने गैनमेडे की सैटेलाइट, जुपिटर का लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है और सोलर सिस्टम में इवन बिगर दैन प्लैनेट मर्क्यूरी, इससे मर्क्यूरी से बड़ा सैटेलाइट जो है जुपिटर के पास है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि जो सबके ऊपर भारी रहता है यही है, इससे सावधान रहिएगा। तो इसे रिंग्स प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज लार्ज ब्यूटीफुल और एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम इसके आसपास पाया जाता है। इसके अलावा रिंग की बात करें तो उसमें जो है मोस्ट ऑफ जो है चंक्स ऑफ आइस, और उसके अलावा बात करें तो कार्बोनेशियस डस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से भी कम है। इसमें 30 रिंग पाए गए जिसमें 53 कंफर्म नेचुरल सैटेलाइट हैं इसके पास। शनि ग्रह के अलग फैक्ट की बात करें तो इसमें 10 घंटा 34 मिनट लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में और लगभग 30 साल जो है लगता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। इसके बाद बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस जो है 7th प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का, जो दिखाई नहीं देता नेकेड आई से। और वीनस और यूरेनस जो है वो दोनों रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस की बात करें तो इंक्लाइंड है, लगभग 98 डिग्री जो है ये झुका हुआ है। 2 डिग्री और झुक गया होता तो पूरा लेट जाता। और इसी कारण जो है इस प्लैनेट का एक ही भाग जो है सन के पास आता है और मोस्टली जो है वो सन का एनर्जी रिसीव करता है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन मेजर गैसेस इस पे पाई जाती हैं। वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है। इसका कारण है कि वे सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है। जो यूरेनस नाम है इसका वो एंशियंट ग्रीक लोगों ने दिया है और इसे ग्रीक में कहा जाता है गॉड ऑफ द स्काई। और इसका एटमॉस्फेयर डेंस होता है। प्राइमरीली जो है मेथेन इसमें पाया जाता है, इसी कारण से ब्लूइश ग्रीन भी कहा जाता है, यह दिखाई देता है। रिंग्स की बात करें तो 27 सैटेलाइट हैं इसके पास। इसके अलावा नेपच्यून की बात करते हैं, तो नेपच्यून जो है, नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट है जो 16 घंटे एक रोटेशन कंप्लीट करने में समय लेता है और 165 साल लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। इसके पास 13 नेचुरल सैटेलाइट है, 5 रिंग्स हैं और कोल्डेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का। इसका कारण वही है कि ये सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। इसके अलावा बात करें नेपच्यून के बारे में तो ये फर्स्ट प्लैनेट है जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन में गणना किया जाता है। नेपच्यून की बात करें तो आवर सोलर सिस्टम का सबसे दूर स्थित जो है प्लैनेट है ये नेपच्यून। क्यूपर बेल्ट आइस से बना है। यूरेनस ये जिसे कहते हैं शनि ग्रह, इसमें सबसे ज़्यादा रिंग्स पाई जाती है, इसी कारण बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, विच प्लैनेट में फ्लोटेड ऑन वाटर एंड वाई।
इसमें से बताइए कौन सा प्लेनेट जो है पानी पर तैर सकता है और क्यों। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जवाब मिलेगा, अभी आप लोग सोच के रखिए। अब बात करते हैं ड्वार्फ प्लैनेट की, यानी बौने ग्रह की। तो बौने एक ग्रह एक टीनी प्लैनेट्स होते हैं जो अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा है, और इनकी सेलेस्टियल बॉडी होती है, और ये भी जो है सन के जो है चारों तरफ घूमते रहते हैं, और इनकी सेल्फ ग्रेविटी होती है, और नियरली ये जो है इनका जो शेप होता है वो डॉर्फ प्लैनेट के जो है इसी कारण जो है कहा जाता है। इसके अलावा बात करेंगे सैटेलाइट का, तो इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं होती, इनके पास कोई उपग्रह नहीं होता। 5 मेजर जो है बौने का डॉर्फ प्लैनेट है, सॉरी, सीरस, प्लूटो, इसके बाद मेक है, आयरिस है, ह्यूमिया है। इसके बाद बात करेंगे प्लूटो के बाद अपना कोई क्लियर ऑर्बिट तो है नहीं। ऑब्वियसली जो है 2006 में इसे 19th पोजीशन के बारे में 19th पोजीशन दिया गया था प्लैनेट के 9वें ग्रह के बारे में, लेकिन इसे हटा दिया गया। सॉरी, 2006 में इसे 2006 में इसे हटा दिया गया था 9वें ग्रह के रूप में जो शामिल किया गया था, इसे हटा दिया गया 2006 में। इसके अलावा लार्जेस्ट नोन बात करेंगे जो ये बौने ग्रह हैं, ये आयरिस है, प्लूटो है, मेक है, ह्यूमा है, सेडान है, एक से बहुत सारे जो है बौने ग्रह हैं। इसके बाद बात करेंगे सैटेलाइट की। तो वर्ड्स सैटेलाइट के बात करेंगे तो एक सेकंड, सैटेलाइट में सबसे पहले 1610 तक बात करेंगे तो केवल चंद्रमा एक ऐसा सैटेलाइट था जिसके बारे में अपने सोलर सिस्टम के बारे में मालूम था 1610 तक। तो धीरे धीरे 163 सैटेलाइट के बारे में पता चला, और जो सैटेलाइट होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट जो है नॉर्मली सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, बट ये सन की जो लाइट होती है उसके रिफ्लेक्ट से प्रकाशित होते हैं। इनका कोई अपने एटमॉस्फेयर और अपने वाटर नहीं पाया जाता है। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा का सतह है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी के सैटेलाइट चंद्रमा के बारे में। इसका डिस्टेंस जो है पृथ्वी से लगभग 8,84,000 किलोमीटर है, और पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट लेती है रोटेशन और रिवोल्यूशन में। और अर्थ से हम पृथ्वी का जो अर्थ से मून का एक ही जो है हम सिरा देख सकते हैं हमेशा। और 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है अपने सोलर सिस्टम में मून जो है इसके जो फॉर्म के बारे में कैसे बना, ये मार्स के साइज का बॉडी दिखाई देता है, और जो अर्थ के कोलाइड से ही जो है इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे तो मून पर क्रेटर्स पाए जाते हैं, हाई स्टीप माउंटेन पाए जाएंगे, डिफरेंट साइज ऑफ शैडो पाया जाता है जिसके कारण, और मून सरफेस पर वो शैडो दिखाई देते हैं। और मून की लाइट की बात करेंगे तो मून की जो लाइट होती है वो मून से जो अर्थ रिफ्लेक्ट जो होता है लाइट, वो क्वार्टर सेकंड का समय लगता है, 1 क्वार्टर सेकंड का समय लगता है लाइट पहुंचने में। इसके अलावा बात करेंगे मून की, तो ये पृथ्वी से छोटी है, लगभग 1/6 भाग छोटी है ये। इसी कारण जो है लगभग जब मैन या कोई भी आदमी जो है मून पर जाता है तो वो जो है 6 टाइम्स जो है हल्का हो जाता है पृथ्वी से। इसके बाद बात करेंगे एस्ट्रॉयड की। एस्ट्रॉयड की बात करेंगे तो ये एक स्मॉल जो छोटा छोटा रॉकी या पथरीली जो है सेलेस्टियल बॉडी होती है जो रिवॉल्व करती रहती है सन के अराउंड, जैसे और अदर प्लैनेट करते हैं।
और इसे माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है, और जिसे लॉट्स ऑफ इसके अलावा भी कई सारे एस्ट्रॉयड जो है अपने सोलर सिस्टम के चारों तरफ देख सकते हैं। जो लार्जर एस्ट्रॉयड रहते हैं उन्हें जो है प्लांटोलाइड कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है मार्स और जुपिटर के बीच में जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसके बाद बात करेंगे कॉमेट की। तो अंतरिक्ष में जो तारे जैसे चमकीली वस्तु होती है जिसे पुच्छल तारा या कॉमेट कहते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे धूमकेतु, पुच्छल तारा, कॉमेट कुछ भी कह सकते हैं। वो स्मॉल आइस पार्टिकल से बना होता है और मेटेराइट के टुकड़ों से बना होता है और रिवॉल्व करता है सूर्य के चारों तरफ, लेकिन इनका कोई रेगुलर ऑर्बिट नहीं होता। समटाइम्स जो है ये सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये सूर्य के बहुत दूर भी चले जाते हैं। ये एस्ट्रॉयड हो गया बड़ा। जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आता है जो है ये छोटे 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 टुकड़े में होता है, और जैसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो डेंस एटमॉस्फेयर होने के कारण कभी कभी ये जल के खत्म हो जाता है, और कभी कभी ये जो मेटियोर के रूप में जो है ये ज़मीन पर आके गिर जाता है। तो ज़मीन पर गिरने से जो है अलग जो है असलाकृति बनती है। इसके बारे में आगे देखेंगे आप। तो उसके पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। क्या आपको पता है कॉमेट जो होता है वो हैली कॉमेट जो है 76 साल पहले एक बार देखा गया था 1986 में। अब इसे 2061 में 28 जुलाई को देखा जाएगा हैली कॉमेट को। तो मेटियोर्स की बात करें तो ये चमकीले और चमकीले जो है लाइट जो होते हैं फ्लैशिंग करते हुए होते हैं और ये रात में दिखाई देते हैं। इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे इसकी इमेज देखी। और मेनली जो होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलते हैं, और एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकलने के बाद इसे मेटेराइट्स कहते हैं। और आउटर एटमॉस्फेयर में जो है जब तक ये रहते हैं, इसके बाद जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ग्रेट स्पीड से, तो इनको जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो बर्न हो जाता है। इसके अलावा जो ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो उसके बाद इसे मेटियोर्स कहते हैं। सम पीस ऑफ मेटियोर्स नॉट बर्न, और जब वो कुछ पीसेस उसके बर्न नहीं होते हैं तो वो जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्रेटर का निर्माण करते हैं, जिसे हम जो है मेटियोर्स क्रेटर कहते हैं। ये मेटियोर्स हैं और इनसे निर्माण क्रेटर होते हैं। और उसी अनबर्न जो पीसेस होते हैं उसे मेटियोर्स कहते हैं। और उसी एग्जाम्पल को देखना हो तो नॉर्थ एरिज़ोना का क्षेत्र देख लीजिए, लेक लोनार एमपी। ये है नॉर्थ एरिज़ोना का क्षेत्र जो मेटियोर्स के गिरने के कारण जो है एक लेक के रूप में पड़ा है। और ये है महाराष्ट्र का लोनार लेक। ये जो आप देख रहे हैं इसका जो पिंकिश कलर देख रहे हैं, ये एल्गी जो है के कार्ड जो है, इसका कार्ड जो है ये कलर हुआ है, वरना जो मेटियोर्स गिरा था वो इस तरह गिरा था। तो इसी के साथ जो है हमारा जो सोलर सिस्टम वाला और यूनिवर्स का क्लासेस थी वो आज समाप्त हुई। जो नेक्स्ट लेक्चर है द अर्थ पे है, तो हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी का हमको झेलने के लिए और क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसके पैरेलल क्लासेस चल रही हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास चल रही हैं, अभी जो लेटेस्ट क्लास हुई है वो साउथ अमेरिका की हुई है, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पैरेलल क्लासेस चल रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के द अर्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।